आपसे दबन गुजारिश है कि आप एक मर्तबा जीतने वाली पार्टी के हक में अपना वोट दीजिए और उस जीतने वाली पार्टी का नाम और उसके उम्मीदवार का नाम साबिर काबलीवाला है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तीसरी अहम बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था वो ये है कि आज ही के दिन मुंबई में पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के ट्रेनिंग में दहशतगर्द मुंबई की सड़कों पर वीटी स्टेशन पर 5 स्टार होटलों में जिसमें ताज की होटल भी शामिल है, उन दहशतगर्दों ने भारत की सरजमीन पर खून की होली खेली जो पाकिस्तान से आए थे और मासूम लोगों का उन्होंने कत्लेआम किया। तो ये आज ही के दिन इसी वक्त शाम के वक्त में पूरे मुल्क में एक तूफान का माहौल था। लोग वो नजारे टीवी पर देखकर परेशान थे कि आखिर ये कौन शयातीन है जो पाकिस्तान से आकर हमारे मुल्क की सरजमीन पर मासूम लोगों को अपने बंदूक और अपने बमों से उनको कत्ल कर रहे हैं। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान से आए थे उनका मुकाबला करते हुए हमारे मुंबई पुलिस के बहादुर ऑफिसर शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी जिसमें हेमंत करकरे का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। इस हेमंत करकरे ने गामा हॉस्पिटल में उन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जाता है और बाद में खबर आती है कि हेमंत करकरे को उन जालिम पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हेमंत करकरे की जान ले ली। और भी कई बहादुर पुलिस ऑफिसरों ने हेमंत करकरे के साथ अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। अजमल कसब को पकड़ने के लिए एक बहादुर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान को कुर्बान किया और वो जालिम अजमल कसब को जिंदा पकड़ा गया। तो मैं आज यहां खड़े होकर उन तमाम बहादुरों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन अजीज के लिए। और पाकिस्तान से जो दहशतगर्द आए थे उन तमाम का खात्मा भी किया और एक को जिंदा पकड़ा। मैं हेमंत करकरे के साथ उन तमाम पुलिस के ओहदेदारों को जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया उनको सलाम करता हूं और उनके परिवार को, उनके खानदान वालों को हम सलाम करते हैं कि उन परिवार वालों ने अपने पति को खोया, उनकी औलाद ने अपने वालिद को खोया और वो ऐसा गम है कि जिंदगी भर जो उनकी जिंदगी में एक वैक्यूम और खला पैदा हो गया वो कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। हम सिर्फ उनको याद कर सकते हैं और उनकी कुर्बानी को अगर हम रायगा जाने देंगे, अगर हम उनको भुला देंगे तो फिर उनकी कुर्बानी रायगा जाएगी। तो हमको हमेशा जब नवंबर 26 आएगा हमको नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और मुंबई की सड़कों पर उन्होंने शैतान का नाच किया और कई मासूम भारत के खवातीन को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को अपनी दहशतगर्दी का शिकार करके उनकी जान ले ली। हम सलाम करते हैं हेमंत करकरे को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम हेमंत करकरे को याद करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में एक एमपी है, मध्य प्रदेश से एमपी है, वो भी महिला है। उन्होंने ये कहा कि मैंने हेमंत करकरे को शराब दिया था इसीलिए हेमंत करकरे मर गया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने कत्ल नहीं किया था? तो किस बुनियाद पर भाजपा की एमपी ने उस वक्त ये बयान कैसे दिया था? क्या जुर्रत उस भाजपा की एमपी की कि वो एक मुल्क के बहादुर को
जिसने दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए, टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए, आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उस हेमंत करकरे के बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई, मगर भाजपा की एमपी उसने कहा कि मैंने शराब दिया था। अब आप बताइए, भाजपा जिसको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मारा वह कहती है कि मैंने शराब दिया इसलिए वो मर गए। ये देशभक्ति है भाजपा की उस एमपी की। इसका फैसला आपको करना है। मगर हम हेमंत करकरे के साथ जो हमारे बहादुर पुलिस के ओहदेदार हमारी रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए मर गए, हम कभी नहीं भूलेंगे हेमंत करकरे को। और वो अजमल कसब, हमने भारत के कानून के तहत उसको जेल में रखा, कोर्ट में केस चलाया और उसको सजा दी, उसको फांसी दी गई थी। और जब अजमल कसब को फांसी दे दी गई तो हुकूमत ने कहा कि इसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान के लोगों से कहा कि इसको दफना दो। मैं सलाम करता हूं मुंबई के उस कब्रिस्तान के जिम्मेदारों को जिन्होंने कहा कि हम अपनी देश की सरजमीन इस जानवर को नहीं देंगे जिसने हमारे देश के लोगों की जानें ली, जो आतंकवादी है। मैं सलाम करता हूं, हमने अजमल कसब को भारत की जमीन में दफनाने नहीं दिया। आज ये हमारी देशभक्ति है, ये हमारी मोहब्बत है इस वतन से। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। जौहर बरादरान ने अपनी जिंदगी के चैन और सुकून को बर्बाद कर दिया। एक भाई तो लंदन गए थे अंग्रेजों से बात करने के लिए और उन्होंने कहा था अंग्रेजों से कि अगर मुझे आजादी नहीं मिलेगी तो मैं भारत को जिंदा जाना पसंद नहीं करूंगा। उनका इंतकाल हो गया तो उनकी लाश को बैतुल मक़दस में दफनाया गया। क्यों ना हो हमको इस देश से मोहब्बत कि हमारे बुजुर्गों ने, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और काला पानी की सजा काटी। और जब उनके बेटे ने अल्लामा फजल खैराबादी के रिहाई का आर्डर लेकर आए तो मालूम हुआ कि अल्लामा फजल खैराबादी दुनिया से चल बसे। किफायतुल्लाह काफी ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फांसी के पर चढ़ गए। क्यों ना हो हमको इस हमारे वतन अजीज से मोहब्बत कि जहां पर हमारे उलमाओं ने, शेख महमूदुल हसन ने, हुसैन अहमद मदनी ने, इन जिम्मेदारों ने मसाइब और मुश्किलात उठाई इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से। इस देश के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत थी और रहेगी। हम जब पैदा होते अपनी मां की कोख में 9 महीने रहकर हम इसी जमीन पर पैदा होते हैं और जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो हम इसी जमीन में चले जाते हैं। इस मुल्क के कब्रिस्तान भारत के अल्पसंख्यक समाज के वफादारियों की निशानियां हैं। हमारे कब्रिस्तान हमारे वफादारियों की निशानियां हैं। अगर आज के उठकर कहता है, हमसे देशभक्ति की बात करता है, हमारी वफादारी पर शक करता है, तो हम उनसे ही कहेंगे कि जाओ ये कब्रिस्तानों को देखो कि हम जब पैदा हुए तो आंख खोली, हमारे कान में अज़ान दी गई और हमने इस देश के लिए काम किया। अब जब हम चले भी गए तो सीना तान कर इस जमीन में सो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र करो अपने आप पर। और अगर कोई आकर आपको डराता है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा था, हमारा है और रहेगा। हमको कोई देशभक्ति के सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेने की जरूरत नहीं है। हमको देशभक्ति के सर्टिफिकेट कांग्रेस और कोई किसी पार्टी या लीडर से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं था जब हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे। संविधान बना तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं बनता। यही बाबा साहिब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और कमजोरों से कहा, मजलूमों से कहा, दलितों से कहा, आदिवासियों से कहा, अल्पसंख्यक मुसलमानों से कहा कि मैं तो संविधान बना दिया हूं, अब तुमको इस संविधान को इस्तेमाल करके अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा। तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं तुमको वोट डालने का इख्तियार दे रहा हूं, तुम वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को पैदा करो।
अपने कायद को पैदा करो ताकि तुम्हारी आवाज इस देश के पार्लियामेंट और विधानसभा में गूंजे। आज अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत का आईन और संविधान बनाया, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा, आप ही की सफों से कोई आपका लीडर बनना पड़ेगा। आपको इस विधानसभा से साबिर काबली वाला को गुजरात की विधानसभा में अपना एमएलए बनाकर भी जाना पड़ेगा। तभी जाकर हम मौलाना अबुल कलाम आजाद को खिराज अकीदत पेश कर सकेंगे, तभी जाकर हम बाबा साहिब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश कर सकेंगे। मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, ये मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और इस आज के दिन जो संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, सिर्फ संविधान को ना देखें बल्कि संविधान में क्या लिखा गया उस पर गौर करें। और जब संविधान बन गया, लागू हो गया इस देश में, और जो पहली संविधान की किताब बनाई गई जो आज भी भारत के लोकसभा की लाइब्रेरी में मैंने कई मर्तबा उसको देखा, जो लोग आज आकर असदुद्दीन ओवैसी की वफादारी पर शक करते हैं, अरे सुनो कांग्रेस और आरएसएस और भाजपा वालों, जब उस पहली संविधान की किताब लिखी गई, उस किताब में कई बड़े बड़े लोगों की तस्वीर है, राम सीता की फोटो है, लक्ष्मण की फोटो है, उसमें गुरु नानक की फोटो है, उसमें बड़े बड़े इस मुल्क में जिन्होंने तारीख बनाई उनकी तस्वीर है। और आपको मालूम उस पहली किताब में टीपू सुल्तान की भी फोटो है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फोटो है। लिखने वालों ने, संविधान लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली थी, उसमें झांसी की रानी की फोटो है। आज हमसे कहती हैं कि तुम वफादार नहीं हो, अरे उस किताब लिखने वालों ने टीपू की फोटो डाली। तो टीपू सुल्तान मालूम हुआ कि टीपू सुल्तान इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला था, जिसने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं किया और शहादत को तस्लीम किया, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया इस मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए। उसने कहा था कि 100 साल की गुलामी से एक दिन की आजादी बेहतर है। तो पहली संविधान की किताब में शहीद टीपू सुल्तान की भी फोटो है। मैं इसलिए समझा कि इस मौके पर बोला जाए। यकीनन ये चुनाव का जलसा है, मगर अगर मैं आज के इस तारीखी दिन इन बातों को नहीं कहूंगा तो मैं अपने आप से इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हमने सुना साबिर भाई की तकरीर को, आपने सुना जाफर हुसैन मेराज की तकरीर को। मुझे अभी आरिफ साहब बता रहे थे कि कांग्रेस के लोग आपके महल्ले में गली कूचों में फिर फिर कर कह रहे हैं कि मजलिस को वोट देना है तो मत दो वरना भाजपा जीत जाएगी। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेसियों याद रखो, वो दिन चले गए, डराने के दिन चले गए। तुम अगर आकर ये कहोगे कि अगर मजलिस को वोट दोगे तो भाजपा आ जाएगी, तो मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। कांग्रेसियों, ये गब्बर सिंह के बाप का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो। अब इंशाअल्लाह ताला तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। तुम भाजपा का डर हमको मत दिलाओ। इस गली कूचों में माओ ने कहा, जब जाकर कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा आ जाएगी, तो हमारी एक ज़ईफ मां ने कहा कि चल जा, यहां से ओवैसी आएगा, ओवैसी ठहरेगा। तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, प्यारे, जबान मत खुलाओ। 27 साल से तुम मोदी की चाय पी रहे हो, उसमें चाय कम है, मलाई दूध ज्यादा होती है। तुम 27 साल से मोदी की चाय दूध मलाई खा खा कर मोटे हो गए, मगर जमालपुर की जनता को तुमने गरीब बनाकर रख दिया।
तुमने गुजरात की आवाम को कमजोर बनाकर रख दिया। तुम्हारी सेटिंग है मोदी के साथ, इसीलिए तो 27 साल से भाजपा जीत रही है। हम पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं तो तुम डराने पे आ गए। अरे तुम किसको डराओगे? ये चीपावाड़ी है, किसी के बाप से डरने वाली हमारी माएं नहीं है। इनकी तारीख है, जो अपने हाथों से प्रिंटिंग करते हैं, अल्लाह ने उन हाथों में, उन उंगलियों में बड़ा फन दिया है। तुम इनको मत डराओ, तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि भारत की राजनीति से इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा नाम मिटने जा रहा है। और 2024 जब आएगा तो कांग्रेस के 24 एमपी भी नहीं जीतेंगे। मेरी बात को याद रखना आप, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि ये मोदी के करीब हो चुके हैं, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी के करीब हो चुके हैं। ये और नरेंद्र मोदी ने मिलकर ये फैसला कर दिया कि भारत की सियासत से, भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान को गायब कर दिया जाए। और इसीलिए गायब कर दिया जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है, आपको कमजोर करके रख दिया जा रहा है। और आज आकर कहती है अगर साबिर को वोट देंगे भाजपा आ जाएगी। अरे साबिर को ही वोट देने से भाजपा को हरा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आज जमालपुर से अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर आज किसी पार्टी का मुकाबला है जमालपुर से तो भाजपा का और मजलिस का है। अगर आज मुकाबला हो रहा है यहां पर ओवैसी और मोदी का मुकाबला हो रहा है, मैं जमालपुर की जनता के सामने खड़े होकर आपके सामने हाथ फैलाकर इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी इज्जत अब आपके हवाले है। आप किसको कामयाब करेंगे? क्या आप अपने भाई को, अपने बेटे को मोदी के सामने रुसवा करेंगे या उसको कामयाब करेंगे? ये आपको फैसला करना है 5 दिसंबर के दिन। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। अरे हमने 14 सीट पर ऐलान किया था। बापू नगर में हमारे कैंडिडेट के लिए मैंने जाकर तकरीर की, इससे बड़ा मजमा था। मैंने बापू नगर की जनता से इजाजत ली और कहा कि क्या आप वादा कर रहे हैं कि आप इसको वोट डालेंगे तो मैं इसको फूल का हार पिनाऊं। उस जनता को सलाम जिन्होंने मोहब्बत से कहा कि पिनाओ ओवैसी इसको, हम इसको वोट डालेंगे। मगर किसी को नहीं मालूम था कि वो जमीर फरोश निकलेगा। वो चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचकर कांग्रेस की गुलामी को कबूल कर लिया और वहां पर उनकी गोद में बैठ गया। अब 13 कैंडिडेट हैं तो गुजरात में 182 कैंडिडेट में 13 मजलिस लड़ रही है। कितने बाकी है? कितने बाकी है? अरे चीपा बरादरी का तो हिसाब दिमाग में ऐसा चलता है सब चीज में, बोलो 169 बाकी है। अरे कांग्रेसियों 169 जीत जाओ, सरकार बना लो, मामला खत्म। चलो 13 पे अगर बात हो गई मान लेता हूं, जो नहीं होगी कभी नहीं होगी, मगर चलो 169 जीतो ना, नहीं साबिर के पीछे पड़ेंगे, साबिर के पीछे पड़ेंगे। अरे साबिर की उम्र हो गई यार, साबिर की दरियाफ्ती क्यों कर रहे तुम अभी? साबिर भाई माशाल्लाह से उनके बेटों की शादी हो गई, उनकी दरियाफ्ती। साबिर साबिर साबिर, याद रखो ये साबिर भी है। और जब साबिर पलटेगा तो तुमको मालूम होगा इसका और एक रंग भी है। साबिर के पीछे 169 है, लड़ो ना। अच्छा इनका नेता कहां है? कांग्रेस का नेता जो आजकल बाबा बने हुए हैं। जंग गुजरात में हो रही है ना, इसीलिए मैं आपके गली कूचों में फिर रहा हूं, आपको वोट देने की अपील कर रहा हूं, आपकी मां और बहनों से मिल रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि यहां से भाजपा की कामयाबी करो कि ये मजलिस को वोट दीजिए। यहां फिर रहा हूं, मैं गलियों में हूं।
कभी यहां हूं तो कल परसों सूरत जाऊंगा, फिर मुख्तलिफ जगह पर जाऊं। मगर इनका नेता कहां है? मध्य प्रदेश में पैदल चल रहा है रोड पर। अरे कांग्रेसियों से उसको तो पकड़ के लाओ। चुनाव यहां हो रहा है, जंग का मैदान ये है, वो प्यारा पैदल चल रहा है। अब आप बताइए, ये क्या सीरियस है इलेक्शन में? सीरियस है इलेक्शन में? कौन मिला हुआ है फिर? किसकी सेटिंग हो गई? अच्छा, दूसरी बात, इनका नेता जो आजकल पैदल फिर रहा है पूरे भारत में, अमेठी की सीट क्यों हार गया? अपने आबो अजदाद की सीट, पूर्वजों की सीट हार गया। स्मृति ईरानी, वो भी गुजरात से राज्यसभा की एमपी थी, उनके खिलाफ हार गया। मैं नहीं लड़ा, मजलिस नहीं थी, कैसे हार गए तुम? बताओ कांग्रेसियों, कैसे तुम्हारा हीरो हार गया? वो नहीं बोलेंगे। भारत में 2019 के लोकसभा के चुनाव में गुजरात में जितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं, 14 में और 19 में पूरी भाजपा जीत गई। तुम एक सीट नहीं जीते। मैं था यहां पर, नहीं था। कैसे जीत गई भाजपा? तुमने सेटिंग कर ली थी मोदी से। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा की सीट है, 3 जीतती है कांग्रेस पार्टी। मैं नहीं लड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हम हैदराबाद लड़े, लाखों सलाम हैदराबाद की आवाम को, उन्होंने भाजपा को हराया। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील हमारे एमपी हैं। 21 साल के भाजपा शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और औरंगाबाद की गयूर अवाम ने, हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख सब मिलकर इम्तियाज को कामयाब किए। 21 साल का भाजपा शिवसेना का एमपी हार गया। तीसरी सीट लड़े बिहार में किशनगंज, 3 लाख वोट मजलिस, 3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी और 3,50,000 कांग्रेस का। एक ही एमपी बिहार में जीता, एक एमपी मजलिस लड़ी, भाजपा नहीं जीती। बोलो ये झूठ है क्या? उत्तर प्रदेश में 400 सीट पर कांग्रेस लड़कर 2 जीतती है। बताओ फिर तुम्हारी वजह से भाजपा जीत रही है, मगर इनको सिर्फ खौफ किससे? ओवैसी से खौफ। क्योंकि क्यों खौफ है बता रहा हूं। मुझसे खौफ नहीं है, मेरी जात से नहीं है, आपसे खौफ है कि अगर एक बार ये लोगों, इन जनता को, इस आवाम को अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, एक बार ये जाग जाएंगे, एक बार इनको अपनी पसीने की कीमत मालूम हो जाएगी, एक बार अगर उनको अपने आंसुओं की अहमियत जान जाएंगे, तो फिर हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसीलिए इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं, इल्जाम लगाओ, क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, रब्बे करीम ने फरमा दिया, वो जालिमों के, झूठों के इल्जाम की परवाह नहीं करते। तुम लगाओ इल्जाम, मुझे परवाह नहीं, मगर आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा गुजरात को आया हूं, आता रहूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं हमेशा गुजरात को आता रहूंगा। बल्कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, जमालपुर से आप साबिर को कामयाब करिए। साबिर नाम का एमएलए होगा, असल एमएलए असदुद्दीन ओवैसी होगा जमालपुर का। मैं जिम्मेदारी लेता हूं जमालपुर की विकास की, यहां के डेवलपमेंट के काम की, यहां के एक एक आदमी के काम की। और साबिर भाई जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी के पीछे पड़ जाता है, साबिर भाई देख चुके हैं पिछले 1.5-2 महीने से मैं कैसा पीछे पड़ता हूं लोगों के। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी होगी। एक मर्तबा आप इस दीवाने पर यकीन करिए। कब तक आप कांग्रेस को वोट डालेंगे? 27 साल से आप डाल रहे हैं, क्या हासिल हुआ आपको? कुछ हासिल नहीं हुआ आपको मेरी इज्जतदार मां और बहनों। साबिर काबुलीवाला तो आपका है, आपका बेटा है, आपका भाई है। साबिर काबुलीवाला को आप ही ने कामयाब किया था, अब दोबारा आपको कामयाब करना है।
कोई आकर पूछेगा ओवैसी साबिर को हमने उस वक्त कामयाब किया था और अगर अब कामयाब करेंगे तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब साबिर उस वक्त कामयाब हुए थे वो कांग्रेस में थे, अब जब कामयाब होंगे तो साबिर कांग्रेस का नहीं आपका एमएलए होगा, गरीबों का एमएलए होगा, मजलूमों का एमएलए होगा और उसकी जबान पर कांग्रेस का ताला नहीं होगा, उसकी जबान पर आपकी तकालीफ होंगी। वो गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो लड़ेगा आपके लिए, वो सिर्फ जमालपुर के लिए नहीं लड़ेगा, पूरे गुजरात के गरीब और मजलूम आवाम को एक उम्मीद दिलाएगा कि अब हम तुम्हारी आवाज बनेंगे, तुम्हारी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि यहां पर 723 फैक्ट्रियों का मसला है जो 1 साल या 12 महीने से बंद पड़ी हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर साबिर काबुली वाला एमएलए होता तो क्या फैक्ट्री बंद होती? और अगर फैक्ट्री बंद हुई तो कांग्रेस का एमएलए क्या कर रहा है? तुम एमएलए हो, तुमको जनता ने कामयाब किया था, तुमने क्या किया बताओ? तुमने फैक्ट्री खोलने के लिए क्या किया? 1.5 लाख के करीब लोग आज बेरोजगार हो गए। मैं जानता हूं आपकी तकालीफ को कि लोग मकरूज हो गए। हमारी मां और बहनों ने अपना जेवर बेच दिया अपने घर को चलाने के लिए। इसका जिम्मेदार ये कांग्रेस का एमएलए है, ये कांग्रेस पार्टी है। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि इन फैक्ट्रियों को खुलाते। साबिर एमएलए नहीं है, मगर साबिर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द एसटीपी प्लांट खुल जाए ताकि वो जो फैक्ट्रियों की मशीन है उनको जंग लग चुका है, नहीं मालूम कितनी मशीन काम करेगी नहीं करेगी। कंप्यूटर है, कलरिंग है, क्या क्या उसमें खराब हो गया किसी को नहीं मालूम। मैं आप तमाम से वादा कर रहा हूं, आप इंशाअल्लाह ताला ये फैक्ट्रियां खुलाने का मसला कोई सियासी मसला नहीं है, यह आपकी जिंदगी का मसला है। और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी आपसे वादा कर रहा है कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला उन फैक्ट्रियों को हम खुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप यकीन करिए मेरी इस बात का, मैं तारीख नहीं दूंगा, क्योंकि आप बोलेंगे ओवैसी तुमने तारीख दी और फिर कुछ नहीं हुआ। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, तयक्कुन दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वो फैक्ट्रियां चालू होंगी। वो एसटीपी का प्लांट जो 35 MLD पर है वो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द शुरू होगा ताकि वो पानी जो निकलेगा फैक्ट्रियों से एसटीपी में जाएगा, साफ होगा और आपकी फैक्ट्रियां चालू होंगी इंशाअल्लाह ताला। और जब तुम्हारी फैक्ट्री चालू होगी, मैं तुम्हारी फैक्ट्री में आकर तुम्हारे हाथ से मिठाई खाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमालपुर में हम देखते हैं स्कूल नहीं है। मैं दौरा किया हूं बहरामपुरा वार्ड में, आज आप यहां पर आपके इलाके में दौरा किया हूं। यहां पर चलने के लिए रोड तो छोड़िए, पत्थर भी हिलते हैं, यहां पर पत्थर भी हिलते हैं। ये कांग्रेसियों को दिखता नहीं है पत्थर हिल रहे, मगर बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा आ जाएगी। अरे वो पत्थर तो सही करा सकता था। नहीं, वो गाना याद आ रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे पत्थर हिल रहे हैं। हमारे घर की माए बोल रहे देख के रहो पत्थर हिलता है इधर। हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं गंदा पानी बहता है इधर। मगर जब वो साबिर भाई को देखते हैं, उनके चेहरों पर जो मैंने इत्मीनान देखा और जो मुस्कुराहट बुजुर्गों पर देखा मैंने, मुझे यकीन है कि 5 तारीख को आप मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। आप साबिर भाई को यहां से अपना एमएलए बनाइए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जमालपुर की जिम्मेदारी मेरी होगी। साबिर ने वादा किया कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, स्कूल का इंतजाम कराएंगे। मैं कराऊंगा साबिर भाई से, लड़कर इनसे पैसे लेकर उन बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम कराऊंगा मैं। साबिर भाई ने कहा कि जमालपुर में डिस्पेंसरी बनाई जाएगी, बनेगी डिस्पेंसरी इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको फायदा हो सके। मुझे मालूम है मुश्ताक ने मुझसे कहा कि चीपा बरादरी को ओबीसी का रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। मैं आपसे एक चीज का वादा कर रहा हूं, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स को लाकर एक रिपोर्ट बनाऊंगा आप लोगों के बारे में।
जो बताएगा कि आपका समाजी मौक़िफ़ क्या है, इक़्तिसादी मौक़िफ़ क्या है, तालीमी मौक़िफ़ क्या है, गुर्बत कितनी है, कौन कितने घर में कितने लोग रहते हैं, ये सब रिपोर्ट बनाकर हम गुजरात की सरकार के पास, बीसी कमीशन के पास जाएंगे। ये हमारी बर्बादी की दास्तान है। इंसाफ करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वह काम करूंगा मैं। आप मुझे मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का। ये बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं आकर, मगर जब चुनाव हो जाता गायब हो जाते हैं। जब कोविड में आप परेशान थे ऑक्सीजन के लिए, आप परेशान थे कि कोई आकर आपको पूछे कहां था यह कांग्रेस का एमएलए, बताइए आप। वो नहीं, गायब हो गया था। कोविड में अगर कोई अपनी जान को खतरे में डालकर गरीबों की उन फिक्र को, अपनी तकलीफ और उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस कर रहा था, तो उसका नाम साबिर काबुली वाला था। वो आपके दरमियान में था, वो नजर आ रहा था। बल्कि ना सिर्फ आपके लिए, बल्कि कोई उत्तर प्रदेश बिहार से जो मजदूर आए, उनको साबिर भाई ने अपने अपने वतन को, उनके गांव को वापस भिजाने का इंतजाम किया था। हां, मैं ये मानता हूं कि साबिर काबुली वाला इंसान है, मैं भी इंसान हूं। अगर किसी को साबिर काबुली वाला से तकलीफ हुई तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप खुदा के लिए इन चीजों को अपने दिलों से निकालिए। हमको अपने मकसद में कामयाब होना है, आपको अपने मकसद में कामयाब होना है, आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है, आपको अपने सच्चे नुमाइंदे को बनाना है, आपको ऐसे आदमी को एमएलए बनाना है जो जमालपुर और चिपावाड़ी की आवाज को गुजरात की विधानसभा में जब पुकारेगा तो उसकी गूंज आपके घरों में सुनाई देगी, उसकी गूंज गुजरात के कोने कोने में सुनाई देगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदवन गुजारिश है कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी बात का यकीन करिए, मुकाबला साबिर का और भाजपा का है। कांग्रेस दूर दूर तक मैदान में नहीं है। यह और बात है कि जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो कभी पोस्टर लगा रहे हैं, मगर आप भी साहिब शऊर हैं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, आप भी देख रहे हैं कि मुकाबला किससे हो रहा है। और भाजपा हो या कांग्रेस हो या दिल्ली की वो छोटी रिचार्ज हो, ये सब नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, गरीबों की, मजलूमों की आवाज गुजरात के विधानसभा में जाए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, 5 साल के लिए मजलिस को वोट दीजिए। और आप जानते हैं कि हमारे कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया, मैं आपको सलाम करता हूं। स्विमिंग पूल की रिनोवेशन का काम चल रहा है, रायकव जिम में नया जिम का इक्विपमेंट लग रहे वाला है। जो मिर्जापुर में स्लाटर मार्केट है उसमें आरसीसी फ्लोरिंग का काम हुआ है। और उसका जो हज हाउस है उसका बिल्डिंग यूज परमिशन भी हमारे ही कॉरपोरेटर से लाके दिया। जब जिन कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया वो ये काम कर रहे हैं। अगर साबिर काबुली वाला इंशाअल्लाह आपका एमएलए बनेगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि हां, हमने पहले किसी को एमएलए बनाया था मगर वो एमएलए बनकर भाग गया। अब कोई खादिम आया है हमारी खिदमत करने के लिए, कोई हमारा बेटा आया है हमारी माओ बहनों का, बुजुर्गों का बोझ उठाने के लिए, कोई हमारा हमदर्द आया है जो नौजवानों के हौसले बुलंद करने के लिए, कोई हमारा बड़ा आया है जो हमारे बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम करने वाला है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि 5 दिसंबर के दिन बिला खौफ और कोई दिमाग में कोई चीज को मत रखिए और बेखौफ होकर आप मजलिस का साथ दीजिए। और मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, प्यारे, अगर ओवैसी से मोहब्बत है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर मजलिस से मोहब्बत है तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर साबिर पर पूरा यकीन है तो फिर पूरा एतमाद करने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैं आपसे प्यार करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं आपसे प्यार और मोहब्बत इसलिए करता हूं, सबसे ज्यादा वजह यह है कि जब वो मैदान होगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि बताओ असदुद्दीन,
तुमने गरीब आवाम के दिलों में जो हमने मोहब्बत पैदा की थी, तुमने उसका क्या जवाब दूंगा मैं, मुझे उसी की फिक्र होती है। यकीनन मैं सियासतदान हूं, मुझे आपके वोट की जरूरत है, मगर मुझे उसकी फिक्र होती है कि जो अल्लाह ने आपके दिलों में इस दीवाने के लिए मोहब्बत डाली, मुझे इसका जवाब देना है। और मैं हमेशा रब्बे करीम से दुआ करता हूं कि अल्लाह ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तू मेरी मदद फरमा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो जो लोग मोहब्बत से, शफकत से, उम्मीद से मुझे देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनके उस भरोसे पर उतरूं। मैं हमेशा अल्लाह से मदद की तलब करता हूं कि रब्बे करीम मदद फरमा, इसीलिए इलेक्शन लड़ता हूं। लोग कहते हैं कि तुम हार जाओगे, मैं कहता हूं कि दुनिया में हारने की फिक्र नहीं है। उस दिन ना हार जाऊं मैं, उस दिन ना शर्मिंदा हो जाऊं मैं। दुनिया की हार कोई हारेगा जीतेगा अलग बात है, मगर हमको जो मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिलों में डाली, मुझे डर उस दिन का होता है कि कल हम सब क्या जवाब देंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि उस मोहब्बत का सिला सही दें। इसीलिए हम भारत की पार्लियामेंट में अकेले खड़े होकर भाजपा के 300 एमपियों के सामने खुलकर सच्चाई को बयान करते हैं। भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुझे डर नहीं होता? मैं कहता हूं कि मुझे डर नहीं होता इंसानों से, मुझे डर होता है इंसानों के खालिक से। इसीलिए मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, ये लड़ाई में आपको अपना हक अदा करना है। जिस तरह बल्दिया के इलेक्शन में आपने निकलकर मंजलिस के कारपोरेटरों को कामयाब किया, इसी तरह आज आपको अपने बेटे को, साबिर के सर पर आपने हाथ रख दिया। आपको साबिर को कामयाब करना है। साबिर को नहीं बल्कि अपने आप को कामयाब करना है। अपने आप को नहीं बल्कि गुजरात के गरीब और मजलूम अवाम जो नजरें तक रही हैं कि कौन है जो गुजरात की विधानसभा में जाकर गरीब और मजलूमों की कमजोरियों और उनके जुल्म की दास्तान को बयान करेगा, आपको उनके लिए भी सोचना है। ये जमालपुर का इलेक्शन जरूर है, मगर पूरे गुजरात के गरीब और मजलूम अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि जमालपुर वालों, चिपावाड़ी और तमाम बहरामपुरा की जनता, तुम साबिर को कामयाब करो ताकि वो हमारी आवाज को गुजरात की विधानसभा में उठाए। वो बिल्किस नजरें उठाकर तुमसे पूछ रही है कि मेरी इस्मत लूट गई, मेरी बेटी मर गई, मेरे इज्जत लूटने वालों को, मेरी बेटी को मारने वालों को छोड़ दिया गया, कौन है जो मेरे इंसाफ के लिए लड़ेगा? वो नरोडा पाटिया के मरने वाले ये देख रहे हैं कि जिसने उनका कत्ल किया, जो मोदी के नाम पर वोट का मुतालबा कर रहा है। याद रखो, सिर्फ जज्बाती तकारीर से कुछ नहीं होता, एहतजाज रोड पर निकलने से कुछ नहीं होता, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ होगा तो जमहूरियत में गुजरात की विधानसभा में होगा। भाजपा कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी, हमारी टोपी हमारा कल्चर है, हमारे मदरसे हमारी कल्चर है, हमारा बुर्का, हमारा हिजाब, हमारे जिंदगी का रहन सहन हमारा कल्चर है। आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या ये कांग्रेसी बोल सकेंगे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल असेंबली में लाया जाएगा? सोचो आप मेरी इन बातों को। मैं आपको एक फिक्र दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर साबिर काबुलीवाला को यहां से अपना एमएलए बनाएंगे। मैं फिर से आपको यकीन दिला रहा हूं, वो फैक्ट्रियां खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यकीन दिला रहा हूं कि जमालपुर की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आज आपके घर पर आकर दस्तक दिया हूं, मैं आज आपके घर की दहलीज पर आकर आपसे अपील किया हूं कि मंजलिस को वोट दो। ये घर आपका नहीं है, मेरा घर है, याद रखो। मैं हैदराबाद का जरूर हूं, मगर आपका एक एक घर, एक एक दीवार पर मेरा हक है। मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना, वो खून का नहीं होगा, वो बिरादरी का नहीं होगा, मगर याद रखो उस रिश्ते को रब्बे करीम ने बनाया है। मैं उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है, इसीलिए मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं, इसीलिए मुझसे नफरत की जाती है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं।
मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह उस दिन की है जब हिसाब किताब होगा, जब राय बराबर नेकी का भी अजर दिया जाएगा और राय बराबर गुनाह का भी हिसाब लिया जाएगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, एक मर्तबा उठो, उठ जाओ और उठकर एक फैसला कर लो कि पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। और जमालपुर की फिजाओं में 5 तारीख के दिन हर एक की जबान पर होगा कि साबिर और पतंग, साबिर और पतंग, साबिर और पतंग, बाकी सब खत्म। साबिर और पतंग, साबिर और पतंग, बाकी सब खत्म। 5 तारीख को पतंग पर बटन दबाएंगे। जरा हाथ उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, शर्माइए मत, डरिए मत। गब्बर सिंह का बाप बैठा है यहां पर, ठहरा हुआ है। तो 5 तारीख के दिन आप तमाम खूब दुआ भी करिए, दुआ भी करिए कि अल्लाह साबिर काबुली वाला को कामयाब कर दे, क्योंकि इज्जत का देने वाला रब्बे करीम है, दिलों को रब्बे करीम है। मेरी आप तमाम से अपील है कि 5 तारीख को मुत्तहिदा अपने के कोर्ट का इस्तेमाल मजलिस के लिए कीजिए, अपनी लीडरशिप को पैदा कीजिए, ताकि आपकी आवाज, गरीब और मजलूमों की आवाज गुजरात की विधानसभा में सुनाई दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।